चैप्टर 31 फ्लैशबैक खत्म। अब अपने बचने के सभी रास्तों को बंद होता देख विक्रम इस सिचुएशन से हार मानकर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है और उनकी पैरों के पास जाकर नीचे बैठ जाता है। विक्रम को ऐसे अपने पैरों के पास और नीचे बैठता देख सबसे पहले पल्लवी जी अपना एक हाथ चिंता के साथ विक्रम के माथे पर रखते हुए उसके बुखार को चेक करते हुए बोलती है, बेटा तुझे बुखार तो है नहीं, तो फिर तू ऐसे कैसे किस वजह से नॉर्मल इंसानों जैसे बिहेव कर सकता है? क्या कारण है तेरी इतनी खुशी का कि तू ऐसे नाच रहा था हंसते हुए? जिस पर संजीव जी और उनके साथ कृति भी अपनी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाकर विक्रम की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। वहीं अपनी मम्मी की बात को सुनकर और बाकी दोनों को ऐसे सर को हिलाते देख विक्रम का मुंह बन जाता है और वो अपने आप से ही सोचते हुए बोलता है, यार क्या मैं पिछले कुछ टाइम मतलब सालों से इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि इन्होंने मुझे नॉर्मल इंसान समझना तक बंद कर दिया। ओह लगता है मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इनको ऐसा क्या बोलूँ कि मैं इतना खुश क्यों हुआ और जिससे इन्हें मुझ पर ज़्यादा शक भी ना हो। फिर आगे सोचता है, वैसे देखा जाए तो मुझे एक हफ्ते में इस गांव को छोड़कर सिटी एम में भी जाना है, रूही को पटाने मतलब बस देखने के लिए, तो झूठ भी इसी चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए ताकि ये मुझे शहर जाने की अनुमति भी दे दे। और ऐसा मैं क्या बोलूँ? फिर थोड़ी देर बाद विक्रम के दिमाग की बत्ती जलती है और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे बोलता है, अरे वो मैं इतने टाइम से जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था उसका असल में आज अभी थोड़ी देर पहले ही कंफर्मेशन आया था, इसलिए मैं सुबह सुबह इतना खुश था। वहीं विक्रम के इस जवाब को सुनते ही कृति, पल्लवी जी और संजीव जी तीनों अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, हाँ यही कारण है कि मेरे भैया हमारा बेटा इतना खुश हो सकते हैं, वरना हमें तो ये गलतफहमी हो गई थी कि इसे किसी से एक तरफा प्यार है और उस लड़की का इसे हाँ मिलने वाला है। कितना गलत समझा हमने विक्रम भैया बेटा को। फिर वो अपने मन में आगे सोचते हैं, वैसे हमारे बच्चे ने पक्का कोई ऐसी जॉब ही चुनी होगी कि जिससे हमारे परिवार का नाम और ऊंचा हो जाएगा। और इतना सोचकर पल्लवी जी और संजीव जी एक सेटिस्फैक्शन के साथ अपने अपने कप से चाय के एक घूंट को मुंह में लेते हैं और फिर अपने मन में बोलते हैं, शायद अब हमारा बेटा असल में बड़ा हो गया है, अपने डिसीजन खुद लेने लग गया है। अभी उनकी मुंह में चाय थी ही कि कृति अपनी एक्साइटमेंट को ना कंट्रोल करने की वजह से विक्रम से पूछती है, भैया क्या सच में आपको कंफर्मेशन मिल गया उस जॉब का? बधाई भैया आपको। वैसे भैया क्या आप मुझे अपनी जॉब के बारे में बता सकते हो? क्या पता मेरा भी उसमें कुछ स्कोप हो। कृति की बात को सुनकर विक्रम को काफी टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसने जॉब का बहाना जल्दबाजी में लगा तो दिया, पर उसने अभी तक जॉब तो डिसाइड की ही नहीं है। और ये सोचकर वो टेंशन में इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नज़र गेट से बाहर जा रहे ड्राइवर के ऊपर चला गया और उसको देखने और कुछ सोचने के बाद विक्रम अचानक से बोल पड़ता है, वो असल में मुझे ना सिटी एम में किसी जगह ड्राइवर की जॉब मिल गई है और इसलिए मैं इतना खुश हो गया था और वहाँ मेरी सैलरी भी अच्छी होगी। विक्रम की बात सुनकर जो चाय घूंट अभी अभी संजीव जी और प्रियल जी के गले से उतरा होता है, वो खांसी के जरिए वापस बाहर आ जाता है और कृति को तो ये सुनकर अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपनी खांसी और इस बात के शौक से थोड़ा अपने आप को निकालने के बाद संजीव जी विक्रम से बोलते हैं, बेटा वो एक्चुअली ना तुमने गलती से अभी सिर्फ ड्राइवर बोल दिया है, इसलिए सभी अभी शॉक में हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी बात को सही कर दो कि तुम्हें उस जॉब के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अपने पापा की इस बात को सुनकर विक्रम अपने मन में बोलता है, हाँ वैसे इनके रिएक्शन भी सही ही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ड्राइवरी की जॉब थोड़े ही करेगा, पर उसको उसकी रूही बेबी के लिए ये करना पड़ेगा और अपनी फैमिली को भी मनाना पड़ेगा। फिर इतना सोचने के बाद विक्रम अपने पापा के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, पापा मैं ड्राइवरी की ही जॉब करने की बात कर रहा हूँ और मैं इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ। असल में मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मुझे आपकी इतनी बड़ी कंपनी संभालने से पहले दुनियादारी की कुछ समझ आ जाएगी, मुझे ज़िंदगी की कुछ ज़रूरी लेसन समझ आ जाएंगे, जिससे फ्यूचर में कभी मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अपने बेटे की बात की सीरियसनेस और उसके पीछे के ज़रूरी और महत्वपूर्ण कारण को समझकर संजीव जी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि असल में वो भी इस मुकाम पर ऐसे लाइफ के लेसन सीखकर और स्ट्रगल करके ही आए हैं और उनकी ऐसे हाँ करने से पल्लवी जी उनको ये करने से रोकना चाहती थी, पर उनके कुछ बोलने से पहले ही संजीव जी बोल पड़ते हैं, भाग्यवान करने दो इसको इसके मन की, वैसे सही ही तो कह रहा है, सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। और अपने पति की इस बात को सुनकर वो चुप हो जाती है और मन ही मन अपनी सहमति उनको जता देती हैं। चैप्टर 32 जॉब का ऑफर। विक्रम अभी अपने मम्मी पापा की सहमति से अभी खुश हो ही रहा था कि उसे अब रूही के पास जाने के लिए किसी और बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तभी कृति भी इन सब चीज़ों को समझने के बाद अचानक से बोल पड़ती है, भैया देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि आपकी लाइफ है, आपको जो करना है कीजिए, आप कर सकते हैं,
आपको अगर ड्राइवर की जॉब करने से खुशी मिलती है तो आप वो कीजिए, पर अगर मुझसे क्या आप किसी असली के ड्राइवर से भी पूछोगे ना कि उसे इस जॉब से खुशी मिलती तो वो भी ना ही बोलेगा साफ साफ। पर चलो फिर भी आप ये कर सकते हो, पर प्लीज़ हाँ, जब तक आप ये जॉब करोगे ना तो आप अपनी काम वाली यूनिफॉर्म में मेरे कॉलेज के दौरान या कहीं भी, चाहे वो अपना गाँव रंगावरम ही क्यों ना हो, आप मुझे किसी के सामने भी अपनी बहन कहकर मत बुलाना, क्योंकि मैं आपको भाई तो मानने से रही। अपनी बहन कृति की बात को सुनकर विक्रम का बहुत बुरा मुंह बन जाता है और वो उसी चिड़चिड़ाहट में कृति से बोलता है, बहन नहीं तो मैडम चलेगा। अपने भाई के एक्सप्रेशन को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करते हुए कृति विक्रम की बात को सुनते ही कहती है, हाँ छोटू, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर तुम मुझे मैडम बुलाओगे ना तो हो सकता है कि तुम पर रहम खाकर मैं ही तुम्हें जॉब पर रख लूँ। कृति की ये बात सीधा जाकर विक्रम के दिल पर लगती है, पर अभी ये विक्रम के लिए कम झटके वाली चीज थी कि तभी उसके मम्मी पापा भी कुछ सोचते हुए अपने हाथ को खड़ा करते हैं। उनके इस तरीके से हाथ खड़ा देखकर विक्रम उन्हें बोलने के लिए कहता है। अपने बेटे की इजाज़त मिलने के बाद पल्लवी जी संजीव जी को बोलती है, आप ही बोल दीजिए क्योंकि हमारी बात तो सेम ही है ना। पल्लवी जी की बात को सुनकर पहले तो संजीव जी एक गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और उनको ऐसा करते देख विक्रम को काफ़ी गलत फीलिंग आने लगती है और उसकी ये फीलिंग सच भी हो जाती है जब उसके पापा बोलते हैं, बेटा वैसे तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, पर अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो तो हमारी भी शर्तें होंगी जो भी कृति जैसी ही हैं, क्योंकि देखो बेटा, तुम्हारी मोम और मेरे, हम दोनों की ही इज्जत दोस्तों और इस गाँव में काफ़ी ज़्यादा है जिसे हम खराब नहीं कर सकते, और बाकी तुम समझदार। फ्लैशबैक खत्म। इन्हीं सब बातों को सोचकर कि उसकी फैमिली वालों ने उसके साथ क्या किया, इस बात से सोहांश काफी दुखी हो जाता है और उसके इस दुख को देखकर रजनी जी सोचती हैं, देखो कितना बुरा हुआ इसके साथ कि इसके इतने समझदार होने के बावजूद भी इसे ये ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ रही है, बेचारा। इन्हीं सब बातों को सोचकर कि उसकी फैमिली वालों ने उसके साथ क्या किया, इस बात से सोहांश काफी दुखी हो जाता है और उसके इस दुख को देखकर रजनी जी सोचती हैं, देखो कितना बुरा हुआ इसके साथ कि इसके इतने समझदार होने के बावजूद भी इसे ये ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ रही है, बेचारा। वहीं विक्रम रजनी जी के पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलता है कि रजनी जी अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोलती हैं, बेटा रहने दो, तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी इस जॉब का कारण अच्छे से समझ गई हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और बेटा तुम जरा सी भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रजनी जी की इस बात को सुनकर विक्रम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोचता है, मुझे देखकर ही समझ आ गया, अरे यार क्या मैं दिखता ही ड्राइवर जैसा हूँ, छी नहीं नहीं, उनका कुछ और मतलब होगा। विक्रम को सांत्वना देने के बाद रजनी जी को कुछ याद आता है और वो बिना सोचे समझे विक्रम से पूछ लेती हैं, विक्रम बेटा, जैसा कि हमने तुमसे जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि हम छुट्टियों में तुमसे मिलने आएंगे, और जब हम तुमसे मिलने तुम्हारे गांव गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी फैमिली इस जगह को छोड़कर चली गई है और अब उन्हें तुम्हारे बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कहाँ गई थी, और इस बात को जानकर रूही काफ़ी रोई थी। तो बेटा मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसा भी क्या हुआ था तुम्हारी फैमिली के साथ जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को गाँव छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। रजनी जी की इस बात को सुनकर विक्रम फिर से काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ओ शिट यार, मुझे इनको उसी दिन बता देना चाहिए था कि हमारी फैमिली यहाँ से रंगावरम जा रही है। देखो अब ना बताने का नतीजा, इनको मेरी वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बेचारी मेरी रूही बेबी कितना रोई होगी यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ रजनी जी भी विक्रम की इस उदासी को देख लेती हैं और वो अपने मन में सोचती हैं, यार मैंने बिना सोचे समझे ही इससे ये सवाल पूछ लिया, जबकि मुझे पता था कि इस बच्चे की फैमिली कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इनकी फैमिली उस हाई फाई गाँव में रहना अफोर्ड नहीं कर पाई होगी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ा होगा। वहीं अपने आप को संभालते हुए विक्रम जैसे ही शिफ्टिंग वाली बात रजनी जी को बताने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है कि रजनी जी फिर उसको रोकते हुए बोलती हैं, रहने दो बेटा, मत बताओ, मैं समझ सकती हूँ कि इससे तुम्हारे भरे हुए घाव फिर से खुल जाएंगे, इसलिए मत बताओ। मैंने तुम्हारी कंडीशन अच्छी तरीके से समझ ली है, पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान सब सही कर देंगे। उनकी इस बात को सुनकर विक्रम समझ जाता है और अपने मन में सोचता है कि उसकी ब्यूटीफुल आंटी कुछ गलत समझ चुकी है। उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी गरीब फैमिली से हूँ, जिसकी वजह से हमें वो गाँव छोड़ना पड़ा और मुझे ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ रही है। सच में आंटी काफ़ी समझने वाली हैं। अर्जुन अंकल तो काफ़ी लकी हैं कि उनको ब्यूटीफुल आंटी जैसी बीवी मिली है, पर मुझे इनकी इस गलत फहमी को दूर करना चाहिए, वरना ये मेरी काफ़ी टेंशन लेंगी। और ये सोचने के बाद जैसे ही विक्रम उनकी गलत फहमी को दूर करने जा रहा था कि रजनी जी आसपास के उदासी भरे माहौल को बदलने के लिए बोल पड़ती है,
वैसे विक्रम बेटा, तुम्हें पता है मैं इतनी जल्दी में क्यों सिटीएम में जीवंत कंपनी पहुंचना चाहती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अभी विक्रम जो बात बोलने जा रहा था वो रजनी जी के ऐसे सवाल करने से भूल जाता है और जवाब में अपनी गर्दन को नामे हिला देता है। उसके इस रिएक्शन को देखकर रजनी जी थोड़ा चहकते और विक्रम को छेड़ते हुए बोलती है, आज तुम्हारी रूही बेबी विदेश से बहुत सालों बाद इंडिया आई है और इस वक्त कंपनी में ही है और उससे मिलने के लिए मंदिर में अपनी मांगी हुई रूही की सेफ्टी के मन्नत को पूरा करके उससे मिलने जा रही हूँ। वही तुम्हारी रूही बेबी शब्द सुनकर विक्रम के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं, जिसे रजनी जी भी मिरर से देख लेती है और हंसने लगती है। हंसते हंसते ही रजनी जी के दिमाग में एक सवाल आता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए विक्रम से पूछती है, वैसे बेटा तुम अभी किसके लिए काम कर रहे हो? जिसके जवाब में विक्रम बोलता है, आंटी मैं यहाँ गांव से शहर अभी अभी ही आया हूँ और नौकरी ढूंढ रहा हूँ और ये कार भी मेरी नहीं है, ये भी मैंने दोस्त से उधार ली है। वही विक्रम की बात को सुनकर रजनी जी खुश हो जाती है और थोड़े एक्साइटमेंट में बोलती है, अच्छा बेटा अभी तुम्हें जॉब ढूंढनी है तो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम हमारी कंपनी में ही जॉब करने के लिए आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी समझदारी को देखते हुए अच्छी पोस्ट पर भी रख लेंगे। चैप्टर 33 मनपसंद जॉब पक्की। रजनी जी के ऑफर को सुनते ही विक्रम एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं आंटी मैं आपके यहाँ बिना किसी क्वालिफिकेशन के किसी पोस्ट पर सिर्फ आप लोगों से जान पहचान के चलते जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो दूसरों के साथ गलत होगा। पर हाँ, अगर आपकी कंपनी में किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक यही काम है जिसमें मुझे कोई चाहकर भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। विक्रम की बात को सुनकर और उसे अच्छी जॉब और ज़्यादा सैलरी के लालच से दूर रहकर ईमानदारी वाले काम पर विश्वास करते देख रजनी जी काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि अगर विक्रम की जगह कोई और होता तो वो झट से हाँ बोल देता। और फिर वो अपने मन में सोचती है, विक्रम तो बहुत ईमानदार है, इसके मम्मी पापा ने इसे काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, इनके परिवार के इतने गरीब होने के बावजूद भी इसके मम्मी पापा ने इसकी अच्छी परवरिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर मैं फिर भी इसको अपनी कंपनी में अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर ये किसी और के यहाँ काम करेगा तो वो इसे अच्छी तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं, जो मुझसे देखा नहीं जाएगा। ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे राहुल की तरह है और मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे अपनी कंपनी में आखिर लेके कैसे आऊँ? वही जवाब देने के बाद विक्रम अपने मन में सोचता है, अरे माना आंटी मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, पर मैं पागल थोड़े ही हूँ कि किसी बड़ी पोस्ट पर चले जाऊँ और उस पोस्ट के सारे काम को पूरा करने में अपने आप को घसता रहूँ और एक अच्छे एम्प्लॉई की तरह अपना सारा टाइम कंपनी की तरक्की के लिए न्योछावर कर दूँ और रूही आराम से मुझे भूलकर किसी और से शादी कर ले। और अगर ये बात मेरे घर वालों को पता लगी तो यार उनकी हंसी निकल जाएगी। फिलहाल यहाँ इस शहर में कबाब के लिए ड्राइवर की नौकरी करूँगा और अपना सारा का सारा टाइम रूही को पटाने के लिए लगाऊंगा। मुझे अपने पटाने मतलब काम पर ही फोकस्ड रहना है। वहीं दूसरी तरफ रजनी जी के दिमाग में अचानक से एक बात आती है और वो अपने मन में अपने आप से बोलती है, अरे मैं इतनी अच्छी चीज़ को अब तक कैसे भूल सकती हूँ? मैं इसे रूही का ही ड्राइवर बना देती हूँ। वैसे भी उसे इधर उधर जाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और अब तक तो मुझे इस बात की चिंता होती थी कि हमें किसको अपनी बेटी का ड्राइवर बनाना चाहिए, जिस पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सके कि वो हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि रूही पर जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। पर हमें अभी तक रूही के लिए ऐसा ड्राइवर मिला ही नहीं। पर अब इस काम के लिए विक्रम सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे विक्रम पर पूरा भरोसा है कि वो रूही को कुछ नहीं होने देगा और इससे विक्रम को भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और विक्रम इस शहर में हमारे पास भी रह लेगा। और इतना सोचने के बाद ही रजनी जी विक्रम की तरफ देखती है और थोड़ा चहकते हुए बोलती है, विक्रम बेटा तुम्हें अगर ड्राइवर की ही जॉब करनी है तो तुम रूही के ड्राइवर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि हमें वैसे भी रूही के लिए नया और ट्रस्टवर्दी ड्राइवर ढूंढना ही है, जिस पर मैं और अर्जुन जी रूही की सेफ्टी के लिए उस पर भरोसा कर पाएं। और इसलिए इस काम के लिए तुमसे कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। तुम पर वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि रूही तुम्हारे साथ सेफ रहेगी और रूही को भी तुमसे दोबारा मिलकर काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं इस ऑफर को सुनकर विक्रम का दिल जोर शोर से धड़कने लगता है, पर विक्रम जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और बोलता है, आंटी जी मुझे इस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ क्या आप रूही से ये छुपा सकती हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं ये जॉब एक ड्राइवर की हैसियत और पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ, ना कि किसी दोस्ती और किसी की सिंपथी के चलते। विक्रम के इस जवाब और इस बिहेवियर से इम्प्रेस होकर रजनी जी बोलती हैं, तो ठीक है, मैं किसी को तुम्हारी असली पहचान नहीं बताऊंगी और अब से तुम रूही के ड्राइवर और हमारी फैमिली के नए हिस्से, क्योंकि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे, क्योंकि तुमने अभी ही तो ये बताया था कि तुम इस शहर में नए नए आए हो और तुम्हारे पास घर भी रहने को नहीं है। और प्लीज़ तुम इस चीज़ के लिए मना मत करना, और रही बात तुम्हारी सैलरी की तो वो हम बाद में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। रजनी जी की ये वाली बात तो विक्रम के लिए सोने पर सुहागा थी,
क्योंकि अब वो रूही के साथ एक ही घर में रह सकता था, इसलिए वो तुरंत ही रजनी जी से बोल पड़ता है, ठीक है आंटी, मुझे आपके घर रहना मंजूर है। आखिर अब मैं अपनी ब्यूटीफुल आंटी की इतनी प्यार से की गई रिक्वेस्ट को मना थोड़े ही कर सकता हूँ। वही विक्रम के इतने स्वीट जवाब को सुनकर रजनी जी बहुत खुश हो जाती हैं और इसी खुशी के चलते वो पीछे से ही विक्रम के गालों को पकड़कर खींच देती हैं, जिससे विक्रम के गाल लाल हो जाते हैं और वो उन्हीं लाल गालों के साथ शर्माते हुए चिल्लाता है, आंटी। वही विक्रम के इस शर्माने को रजनी जी भी शीशे से देख लेती हैं और जोर से हंसने लगती हैं। फिर कुछ समय बाद विक्रम की कार सिटीएम जीवंत कंपनी के बाहर आकर रुकती है। वही अपनी कंपनी के सामने इतनी नॉर्मल कार को रुकते देख सिक्योरिटी गार्ड्स उस कार पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कोई नॉर्मल इंसान ही होगा इस कार में। पर जब उस कार में से विक्रम निकलता है तो कई सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और फिर वो उसको जल्दी से पीछे भागकर किसी के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए देखते हैं, जिससे उनके अंदर की जिज्ञासा भी बढ़ जाती है, ये देखने की कि उस कार में ऐसा कौन है जिसकी वजह से इस ड्राइवर को इसे भागकर पीछे गेट खोलने के लिए जाना पड़ा। अभी वो गार्ड्स उस शख्स के निकलने का वेट कर ही रहे थे कि उन्हीं में से एक गार्ड बोलता है, अरे कौन ही होगा जो इस कार में होगा, तुम लोग तो ऐसे कार को देख रहे कि अभी इसमें से कंपनी की मालकिन निकलेगी, क्योंकि बाकी मेन फैमिली मेंबर पहले से ही ऑफिस में हैं। अभी उसने इतना ही बोला था कि रजनी जी कार से उतर जाती हैं, जिसको देखते ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं और सभी के सभी उस गार्ड को घूरने लगते हैं जिसने अभी मालकिन के बारे में बोला था, और सबको अपनी तरफ ऐसा देखते देख वो खिसियानी हंसी हंसने लगता है। वही कार से उतरने के बाद रजनी जी विक्रम के कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती है, बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी पीछे आकर मेरे लिए दरवाजा खोलने की, मैं खुद ही खोल लेती। रजनी जी की इस बात को सुनकर विक्रम हंसते हुए बोलता है, अरे क्या अब मैं अपनी ब्यूटीफुल आंटी को स्पेशल फील भी नहीं करा सकता। विक्रम की बात को सुनकर रजनी जी हंसते हुए विक्रम के सर के बाल अपने हाथों से बिगाड़ते हुए बोलती है, काफी चीजी लाइनें बोलने लगे हो पर बढ़िया है, बोलते रहो, इससे मुझे सच में स्पेशल फील होता है, और चलो अब अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर रजनी जी विक्रम को साथ लेकर कंपनी के अंदर चली जाती हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखें ये सब देखकर और इनकी बातों को सुनकर लगभग बाहर ही आ चुकी होती हैं। वहीं अर्जुन जी के केबिन में जहां रूही, आदिति, अर्जुन जी, राकेश जी और राहुल अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्जुन जी के दिमाग में एक सवाल आता है और वो रूही से पूछते हैं, बेटा अब तुम यहीं इंडिया में ही रहना है तो तुम्हें इधर उधर ट्रैवल करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो बेटा क्या तुम्हें अपना ड्राइवर मेल चाहिए कि फीमेल, मतलब अगर तुम्हारी कोई चॉइस हो तो अभी बता दो ताकि मैं उसके हिसाब से तुम्हारे लिए ड्राइवर ढूंढ सकूं। अपने पापा की बात को सुनकर रूही बोलती है, पापा आप अपने हिसाब से बेस्ट देख लो, इसमें मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। रूही की बात को सुनकर अर्जुन जी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, तो फिर ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक मनीषा नाम की लड़की है जो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर रूही बिना ज़्यादा कुछ सोचे ही बस ठीक है बोल देती है, क्योंकि उसे इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पर जैसे ही रूही के मुंह से ठीक है शब्द निकलते हैं, वैसे ही उस रूम का गेट खुलता है और कमरे में एक आवाज़ आती है, नहीं मुझे ये मनीषा मंजूर नहीं है, और इस आवाज़ के आते ही सब गेट की तरफ देखने लगते हैं। चैप्टर 34 पहली झलक। अचानक से गेट खुलने और मनीषा मुझे ना मंजूर है, ये बात सुनने के बाद कमरे के सभी लोग उस शख्स की तरफ देखने लगते हैं जिसने ये गेट खोला है और ये बात कही है। वहीं इस आवाज़ को सुनकर रूही बिना कुछ सोचे ही उस शख्स पर अपनी जगह से उछलकर कूद जाती है, क्योंकि उसे इस आवाज़ की बहुत अच्छे से पहचान थी, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ रजनी अरोड़ा की थी। वहीं रूही को इस तरीके से अपनी तरफ कूदता हुआ देख रजनी जी भी एक स्माइल के साथ अपनी बाहें फैला देती हैं और रूही को कैच करके उसे अपने गले से लगा लेती हैं। उनको ऐसे गले मिलते देख कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं रूही से गले मिलते ही रजनी जी को ये एहसास होता है कि रूही उनसे गले मिलकर सुबुक रही है, जिसे महसूस करके वो रूही की पीठ को सहलाने लगती है और साथ में शांत करने के लिए कहती है, अरे रूही बच्चा ऐसे रोते नहीं है, अब देखो तुम बड़ी हो गई हो ना, ऐसे रोना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए चलो अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे एक प्यारी सी स्माइल दो। वहीं रजनी जी की बात को सुनकर रूही वैसे ही सुबुकते हुए बोलती है, माँ आई मिस यू वेरी मच, आपकी वहाँ मुझे बहुत याद आती थी। उसकी इस बात को सुनकर रजनी जी वैसे ही पीठ से हिलाते हुए बोलती है, अरे बेटा अब तो चुप हो जाओ, अब तो देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना। अपनी माँ की बात को सुनकर रूही शांत हो जाती है और पीछे हट जाती है, पर वो फिर भी अपने हाथ से रजनी जी का हाथ पकड़ी रहती है, जैसे अगर उसने उनका हाथ छोड़ा तो वो उनसे दूर चली जाएंगी।
इसको देखकर रजनी जी की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो फिर रूही से ध्यान हटाकर जो अभी रूही से मिलने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी काम था उस पर ध्यान देते हुए वो अर्जुन जी को देखती है और बोलती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, हाँ मनीषा रूही की ड्राइवर नहीं बन सकती। अपनी पत्नी की बात को सुनकर अर्जुन जी रजनी जी की तरफ अपनी एक भौं उठाकर देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या आप पहले से मनीषा को जानती हैं क्या, और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, क्या मनीषा ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं, और आपको इतनी देर कहाँ लग गई, कहीं मनीषा ही तो नहीं। अपने पति की बातों को सुनकर रजनी जी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के साइन आ जाते हैं। मतलब वो अपने पति के सवाल से पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं, क्यों उसका, हाँ मनीषा का नाम खराब कर रहे हैं, उसको तो मैं जानती तक नहीं और वो मुझे नहीं, इसलिए वो मुझे भला नुकसान क्यों पहुंचाएगी, और रही बात मैं लेट क्यों हो गई, इसका जवाब तो आपको मुझे देना चाहिए। और आखिरी शब्दों को बोलते वक्त वो अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अर्जुन जी को घूरने लगती है। वहीं अब रजनी जी के जवाब को सुनकर अर्जुन जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, यार अब ये गलत बात है, मैं मनीषा को गलत नहीं समझ रहा, वो तो बस तुम मनीषा के खिलाफ इतनी बुरी तरह बात को रिपीट कर करके बोल रही थी, तो मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गया था, और अब ये क्या बात हुई कि तुम्हारे लेट होने पर अगर मैं तुमसे सवाल करूं तो उसका जवाब भी मैं खुद ही दूं, ये चीटिंग है। इतना सोचकर अर्जुन जी पूछते हैं, यार डार्लिंग अब मैं कैसे इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि तुम लेट क्यों हो गई, मैं कौन सा तुम्हारे साथ था। अर्जुन जी की बात को सुनकर रजनी जी एक गहरी सांस छोड़ती है और बोलती है, इस वक्त मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, और अगली बार ना अगर गाड़ी खरीदोगे ना तो ध्यान से खरीदना। रजनी जी की इस बात को सुनकर अर्जुन जी की बहुत बुरी फीलिंग आने लगती है, और पता नहीं क्यों पर उन्होंने अपनी पत्नी के मुंह से ये लाइन पहले भी सुन रखी थी, और उन्हें जहां तक याद है कि इस लाइन को सुनने के बाद उनकी किसी न किसी कार के साथ काफी बुरी चीज होती है, और ये सब याद आते ही वो अपने गले के थूक को अंदर गिटकते हैं और भगवान से लगातार उनकी कारों के लिए दुआ करते हुए वो रजनी जी से पूछते हैं, डार्लिंग तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझे गाड़ियों को सोच समझ कर लेना चाहिए। अर्जुन जी के सवाल को सुनकर रजनी जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलती हैं, वो असल में कार चलते चलते अचानक से धक्के खाते हुए शहर के बाहर एक बिल्कुल सुनसान रोड पर रुक गई और फिर दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए बोल रही थी कि गाड़ियों को ठीक से खरीदा करो। वहीं रजनी जी की बात को सुनकर अर्जुन जी मन में जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, मेरी मेरी एक और गाड़ी गई, ये तो मेरी फेवरेट कार्स में से एक थी और ये हाँ इस साल की चौथी कार है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ नई कार खरीदने के अलावा। ये सोचने के बाद वो चेहरे पर परेशानी भरे भाव लाते हुए कहते हैं, डार्लिंग कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर रजनी जी बोलती हैं, नहीं। उनकी ना को सुनकर अर्जुन जी एक गहरी सांस लेता है कि शुक्र है उसकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, पर फिर वो रजनी जी से सवाल करते हुए पूछते हैं, डार्लिंग अगर तुम अभी तक मनीषा से मिली ही नहीं हो तो तुम उसे रूही का ड्राइवर बनने से मना क्यों कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन जी के सवाल को सुनकर सभी रजनी जी के जवाब को जानने के लिए उनकी तरफ देखने लगते हैं। अर्जुन जी के सवाल का जवाब देते हुए रजनी जी बोलती हैं, क्योंकि मैं मनीषा से भी अच्छे ड्राइवर को पहले ही रूही के लिए चुन चुकी हूँ। उनकी बात को सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से रजनी जी की तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि रूही भी, और वो इसी हैरानी और थोड़ी एक्साइटमेंट में अपनी माँ से पूछती है, माँ वो कौन है जिसे आप पापा की बताई हुई लड़की से ज्यादा अच्छा मानती हैं। रूही की बात को सुनकर रजनी जी रूही से कुछ नहीं बोलती पर बस गेट की तरफ देखकर बोलती है, विक्रम बेटा तुम अब अंदर आ सकते हो। अपनी आंटी की आवाज को सुनकर विक्रम थोड़ा नर्वस होते हुए कमरे में एंटर करता है, और एंटर करते ही सबसे पहले उसकी आंखें सीधा रूही की आंखों से जा मिली थी, और जिसके कारण दोनों के दिल ही जोरों से धकने लगते हैं। चैप्टर 35 जोड़ी बन गई, सिलेक्शन कंप्लीट। अपनी ब्यूटीफुल आंटी के अंदर बुलाते ही विक्रम पूरी नर्वसनेस और थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे में एंटर होता है। वहीं रजनी जी के किसी को गेट से बुलाते हुए देख कमरे में खड़े सभी लोगों का ध्यान गेट की तरफ हो जाता है। कमरे में एंटर करते ही विक्रम की नज़र सबसे पहले जाकर रूही की नज़रों से जा मिलती है, और दोनों कहीं एक दूसरे की नज़रों में खो से जाते हैं। दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और उन दोनों को ऐसे खोया हुआ देखकर रजनी जी हल्के से खांस देती हैं, और वहीं रजनी जी को छोड़कर उन दोनों के इस नैन खेल पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उन सब का ध्यान तो विक्रम और उसकी यूनिफॉर्म पर था, और वो ये देखकर हैरान थे कि रजनी जी इसे कहाँ से और क्यों लेकर आई हैं। रजनी जी के इस तरीके से खांसने से रूही तो अपनी नज़रों को हटा लेती है, पर विक्रम नहीं, वो वैसे ही रूही को देखते रहता है जैसे रूही को वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। आखिर करे भी क्यों ना, वेट किया है विक्रम ने इस दिन का पूरे 12 साल, अब इतने अच्छे मौके को वो कैसे जाने दे। रजनी जी के इस तरीके से खांसने से रूही तो अपनी नज़रों को हटा लेती है, पर विक्रम नहीं, वो वैसे ही रूही को देखते रहता है
जैसे रूही को वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। आखिर करे भी क्यों ना, वेट किया है विक्रम ने इस दिन का, पूरे 12 साल, अब इतने अच्छे मौके को वो कैसे जाने दे। वहीं इस बात को रूही भी नोटिस कर लेती है कि विक्रम ने उस पर से अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं हटाई है, और इस चीज को देखकर वो अपनी नाक को सिकुड़ते हुए अपने मन में बोलती है, हम सिल्ली फेलो, देखो कैसे देख रहा है, जैसे अगर इसको छूट दी तो मुझे आंखों से ही खा जाएगा। पर ये मुझे अभी क्या हुआ था, कुछ देर पहले मैं इस लड़के की आंखों में कैसे खो सकती हूँ। मैंने पहले भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़कों को देखा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर इसके साथ क्यों। रूही बेटा, ये लड़का खतरनाक लगता है, इससे दूर रहने में ही तेरी भलाई है, और वैसे भी तू तो अपने प्रिंस चार्मिंग की पहले से ही है। वही रूही को देखते हुए विक्रम अपने मन में सोचता है, हाय, बस एक गले मिलने की ही कमी है, अगर गले मिल लेता तो लगता वो 12 साल का इंतजार वसूल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के सभी लोगों के चेहरों पर विक्रम को लेकर सवाल और कन्फ्यूजन को देखकर वो विक्रम का हाथ पकड़कर उसे आगे करते हुए उसे रूम के लोगों से उसका परिचय कराते हुए बोलती हैं, ये है मिस्टर विक्रम वेदा, इन्होंने ने ही जब मेरी कार खराब ही गई थी तो मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी थी, और मुझे इनसे बात करके ये पता चला कि ये मेरे एक दोस्त का भरोसेमंद ड्राइवर है, और ये उसके कहने से ही मेरे पास रूही के ड्राइवर बनने की जॉब लेने आया है, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर बाहर वाले देश रहने जा रही है, और इसका कार में अच्छी तरीके से इसकी ड्राइविंग को ऑब्जर्व करके मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इसे रूही का ड्राइवर बनाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कमरे के सभी लोगों के चेहरों पर विक्रम को लेकर सवाल और कन्फ्यूजन को देखकर वो विक्रम का हाथ पकड़कर उसे आगे करते हुए उसे रूम के लोगों से उसका परिचय कराते हुए बोलती हैं, ये है मिस्टर विक्रम वेदा, इन्होंने ने ही जब मेरी कार खराब ही गई थी तो मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी थी, और मुझे इनसे बात करके ये पता चला कि ये मेरे एक दोस्त का भरोसेमंद ड्राइवर है, और ये उसके कहने से ही मेरे पास रूही के ड्राइवर बनने की जॉब लेने आया है, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर बाहर वाले देश रहने जा रही है, और इसका कार में अच्छी तरीके से इसकी ड्राइविंग को ऑब्जर्व करके मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इसे रूही का ड्राइवर बनाना चाहती हूँ। रजनी जी की बात को सुनकर सभी ध्यान से विक्रम को देखने लग जाते हैं, जैसे आंखों से ही चेक कर रहे हों कि रजनी जी जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं कि नहीं। और विक्रम को अच्छे तरीके से देखने के बाद जैसे ही अर्जुन जी कुछ बोलने जा रहे थे कि उतने में रूही अचानक से बोल देती है, नहीं मम्मा, मुझे विक्रम अपने ड्राइवर के रूप में नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई मेल ड्राइवर चाहिए ही नहीं, मेरे ख्याल से मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, इसलिए मैं मीनाक्षी जो कि फीमेल है उसे ही चुन लेती हूँ। और इतना बोलकर रूही अपने मन में सोचती है, रूही तू सिर्फ अपने प्रिंस चार्मिंग लिटिल सेवियर की ही है, तुझे किसी भी ऐसे लड़के के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिसकी पहली झलक भर से तेरे ऊपर इतना असर हुआ। तो सोच, अगर ये तेरे सामने रो जाएगा तो तू क्या होगा मेरे साथ, इसलिए इसे मैं अपना ड्राइवर नहीं बना सकती। वहीं रूही की ना को सुनकर विक्रम थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हाथ से एक इतना अच्छा मौका निकल ही जाएगा, पर जल्द ही अपने आप को संभाल कर वो अपने मन में रूही को देखते हुए बोलता है, रूही, अगर आज मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं बन पाया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट में हमारी शादी के बाद जरूर दूंगा, तुम बस तैयार रहो। रूही की बात को सुनकर रजनी जी अपनी एक बूंद को उठा लेती है और रूही को देखते हुए उससे पूछती है, बेटा तुम्हें अच्छी तरह से याद तो होगा ही कि 12 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चलो वो नहीं याद तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि तुम्हारे ऊपर कितने ही हमले तुम्हें किडनैप करने के लिए हुए हैं, है ना। जिस पर रूही अपने सर को हाँ में हिलाती है और उसको हाँ में गर्दन हिलाते हुए देख रजनी जी आगे बोलती हैं, और शायद एक इस कारण से भी हमें तुमको अपने से दूर भेजना पड़ा था, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। पर अब तुम वापस आ चुकी हो और अकेली काफ़ी जगहों पर भी काम के सिलसिले आना जाना होगा, और तब किसी ने तुम पर तुम्हें किडनैप करने के हमला होगा तो क्या तुम या तुम्हारी फीमेल ड्राइवर तुम्हें उस हमले से बचा पाएगी। और अब तो ये कहना ही मत कि तुम अपने साथ अपने आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की कार लेकर चलोगी, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारे काम में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और सारे वक्त किसी की निगरानी में रहना वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इतना बोलकर वो एक नज़र अर्जुन जी की तरफ देखती हैं, जिससे अर्जुन जी अपने गले की थूक को गटक जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, क्या मैं फिर से पकड़ा गया, शिट, हर बार किसी ना किसी बात में मैं ही क्यों फंसता हूँ। वहीं रजनी जी के इस तर्क के जवाब में रूही के पास कोई शब्द नहीं रह जाते, और वो फाइनली विक्रम को अपना ड्राइवर मान लेती है और बोलती है, ठीक है मम्मा, आप हमेशा की तरह जीते, मैं हारी। रूही की आखिरी बात को सुनकर रजनी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो उसी मुस्कान के साथ अपने हाथ से रूही के सर को सहलाते हुए उसके बाल खराब कर देती हैं। वहीं रूही के इतनी जल्दी हार मानने से अर्जुन जी थोड़े स्पीचलेस थे, पर उन्हें अभी भी विक्रम पर कुछ भरोसा सा नहीं था, जिसके लिए रजनी जी से बोलते हैं, मैं क्या कह रहा था कि मेरे ख्याल से विक्रम इस काम के लिए शायद ठीक नहीं है, मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से कुछ अच्छे और जान पहचान के कैंडिडेट्स चुनता।
अभी उन्होंने अपनी बात को पूरा भी नहीं किया था कि रजनी जी अर्जुन जी की आंखों में देखती है और एक स्माइल के साथ अपनी आंखों को 2 बार झपकाती है और उनके इस तरह करने से अर्जुन जी घबरा जाते हैं और अचानक से बोलते हैं, नहीं छोड़ो इन सभी प्रोसीजर को, हमारे पास तो वैसे भी काफ़ी कम टाइम है, इसलिए हम विक्रम को ही सेलेक्ट करते हैं। अब चलो बाकी की जरूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। अर्जुन जी को ऐसे अपना फैसला बदलते देख कमरे में लगभग सभी लोग अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए गहरी सांसें छोड़ते हैं। वहीं इस बात को सुनकर विक्रम रजनी जी को थम्स अप का इशारा देता है और फिर रूही की तरफ देखकर उसे कुछ ज्यादा ही बड़ी स्माइल देता है, जिसको रूही देख लेती है और उसके शरीर में एक कपकपी सी छुट जाती है। चैप्टर 36 ड्राइविंग टेस्ट #1। विक्रम की इस हंसी को देखकर रूही को ऐसा फील होता है कि वो एक मासूम भेड़ सीधा किसी शेर की गुफा में जाने वाली है और ये एहसास होते ही रूही अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, मॉम सच में आपको को अभी बताना ही भूल गई थी कि पापा मुझे मेन सिटी एम के ऑफिस का डायरेक्ट सीईओ नहीं बना रहे हैं, बल्कि सिटी ए के हेड ऑफिस उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए भेज रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहीं के किसी ड्राइवर को चुनना होगा, क्योंकि विक्रम तो इस शहर में रहते हुए भला मेरे साथ कैसे जा सकता है। और इतना बोलकर रूही अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए बोलती है, मॉम वैसे तो मैं भी आपके पसंद किए ड्राइवर को ही रखना चाहती हूँ, पर अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब विक्रम यहाँ अपनी फैमिली को आखिर छोड़कर कैसे जाएगा। रूही की इस बात को सुनकर अर्जुन जी रूही को बिना किसी की नज़रों में आए हुए थम्स अप का इशारा करते हैं और मन में अपने आप से बोलते हैं, आखिर बेटी किसकी है, हर डील को कैसे अपने फेवर में करना है, अच्छे से जानती है। रूही की इस बात को सुनकर अर्जुन जी रूही को बिना किसी की नज़रों में आए हुए थम्स अप का इशारा करते हैं और मन में अपने आप से बोलते हैं, आखिर बेटी किसकी है, हर डील को कैसे अपने फेवर में करना है, अच्छे से जानती है। वहीं रूही की इस बात को सुनकर रजनी जी अच्छे तरीके से समझ रही होती हैं कि रूही कर क्या रही है, पर इससे परेशान या निराश होने की जगह वो रूही को एक प्यारी सी स्माइल देती हैं, जो रूही को बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही थी। और रजनी जी अपने मन में अपने आप से बोलती हैं, बेबी अगर तुम इतनी चालाक हो सकती हो तो मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं कितनी चालाक होंगी। और इतना मन में बोलकर वो रूही के सर पर हाथ रखती हैं और उसे सहलाते हुए बोलती हैं, बेबी मुझे तो लगा कि तुम मेरे समझाने पर भी विक्रम को मना कर दोगी, इसलिए मैं तो इस बार हार मानकर विक्रम को वापस भेजने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी थी, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि असल में तुम्हारी प्रॉब्लम शहर को लेकर है। मैं तो फालतू में ही कितना कुछ सोच चुकी थी। हाँ बेबी तुम ना इतनी छोटी चीज़ों की टेंशन मत लिया करो। और रही बात शहर बदलने की, तो विक्रम तो वैसे भी इस शहर का है नहीं, वो तो यहाँ इस शहर में भी काम ढूंढने के लिए ही आया था, उसके लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना कौन सी बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से तो अब विक्रम मनीषा से ड्राइविंग के साथ साथ इस मामले में भी बेस्ट है। वहीं रजनी जी की इस बात को सुनकर रूही और अर्जुन जी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और ये देखकर कमरे के सभी लोग बस ना में अपनी गर्दन हिला देते हैं और वो लगभग एक ही साथ अपने मन में बोलते हैं, हम तर्क में अपने दुश्मन से तो जीत सकते हैं, पर अपनी पत्नी, बहन और माँ से कभी नहीं। और रूही तो अपने मन में बड़े ही भोले तरीके से अपने आप से बोलती है, क्या मेरे पास पहले ना करने का भी ऑप्शन था, किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ओह शिट। वहीं अर्जुन जी और अपनी बेबी रूही की शक्ल को देखकर विक्रम ने अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल कर रखा था वो तो वही जानता था। अभी रूही यही सोच रही थी कि वो विक्रम से अपना पीछा कैसे छुड़ाए कि तभी उसकी नज़र अपने भाई राहुल पर पड़ती है और लग बाय चांस राहुल भी इस वक्त रूही की तरफ देख लेता है। राहुल को अपनी तरफ देखते देख रूही अपनी आंखों को बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह जो किसी से खुद को बचाने के लिए मदद मांग रही होती है वैसे बना लेती है और रूही की इन आंखों में राहुल देख लेता और वो अपनी दीदी की इस रिक्वेस्ट को समझ लेता है और फिर वो अपनी दीदी की मदद करने के लिए अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मा आप विक्रम की ड्राइविंग की बहुत तारीफ कर रही हो, तो मुझे भी पर्सनली विक्रम की ड्राइविंग को अनुभव करना है और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या विक्रम मेरी दीदी के लिए परफेक्ट और सेफ ड्राइवर है कि नहीं। राहुल की इस बात को सुनकर रजनी जी समझ जाती हैं कि राहुल रूही के लिए ही ये कर रहा है ताकि विक्रम रूही का ड्राइवर ना बन पाए, और ये समझते ही वो बोल पड़ती है, राहुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद विक्रम की ड्राइविंग देखी है और मेरे ख्याल से वो बेस्ट ड्राइवर। अभी रजनी जी ने इतना ही बोला था कि इस बार अर्जुन जी भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलते हैं, नहीं डार्लिंग, हमें एक बार विक्रम की ड्राइविंग स्किल्स को चेक तो करना ही पड़ेगा ना, और इस काम के लिए राहुल सबसे परफेक्ट रहेगा। और रही बात आपकी, तो आप तो अभी आई ही शहर के बाहर से हैं, जहां ट्रैफिक तो बिल्कुल था ही नहीं, पर शहर की बात अलग है और इसलिए राहुल एक बार विक्रम का ड्राइविंग टेस्ट इस शहर में लेगा। अर्जुन जी की बात को सुनकर रजनी जी अपनी फैमिली के प्लान को समझते हुए बोलती हैं, पर अभी रजनी जी ने इतना ही बोला था कि विक्रम आगे आकर उनसे बोलता है, मैडम एक ड्राइविंग टेस्ट ही तो है, मैं दे देता हूँ, इसमें कौन सी कोई मुश्किल बात है।
और इतना बोलकर वो रजनी जी की तरफ मुड़कर अपनी छाती पर हाथ रखता है, जैसे उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि वो ये टेस्ट आराम से पास कर लेगा। ये देखकर रजनी जी एक चैन की सांस लेती है और उन सबको ओके बोल देती है। रजनी जी के ओके को सुनकर बाकी तीनों खुश हो जाते हैं और राहुल विक्रम को अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर उसके पीछे विक्रम भी जाने लगता है और जाने से पहले वो एक बार रूही के चेहरे की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देखकर एक जीत वाली मुस्कान दे रही थी। और ते देखकर विक्रम के चेहरे पर एक शांति और प्यार भरी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है, रूही, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही जीतो और तुम्हारी इन जीतों का हमेशा भागीदार बनना चाहता हूँ, और पर आज तुम्हारी हार में ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत को भले ही तुम नहीं चाहती, पर वो तुम्हारे गले का लीफ पेंडेंट चाहता है ये जीत, और उसके लिए मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और इतना सोचते सोचते वो बाहर निकल जाता है। वही विक्रम की उस स्माइल को देखकर रूही के दिल की कुछ धड़कनें मिस हो जाती हैं। अपने सही पहचाना, ये वही लीफ ब्रेसलेट है जो विक्रम ने 12 साल पहले रूही को उसकी याद के तौर पर दिया था, जिसे अभी रूही ने एक पेंडेंट के रूप में पहना हुआ है। वही रजनी जी के आने से लेकर विक्रम और राहुल के जाने तक का सारा फैमिली ड्रामा दो लोग मिलकर साइड से कब से देख रहे हैं और पूरा मजा उठा रहे हैं। और ये और कोई नहीं, राजेश जी और आदिति थे। और अभी राहुल और विक्रम के निकल जाने के बाद राजेश जी अपने साथ खड़ी अपनी बेटी से बोलते हैं, आदिति, बस पॉपकॉर्न की ही कमी है ना? जिस पर आदिति जवाब देती है, जी पापा, रुको 2 मिनट में अभी ऑर्डर करती हूँ। और इतना बोलकर आदिति अपना फोन निकालकर पॉपकॉर्न ऑर्डर करने लग जाती है। अभी वो ऑर्डर कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में अर्जुन जी, रजनी जी और रूही आवाज एक साथ सुनाई देती है, हमारे लिए भी एक एक। जिसके जवाब आदिति बिना ज्यादा कुछ सोचे ही बोल देती है, ठीक है, मैं 5 पैक ऑर्डर कर देती हूँ। अभी उसने इतना बोला ही था कि उसके पापा उसे साइड से कुहनी मारते हैं, जिसके जवाब में आदिति गलत समझते हुए बोलती है, आप टेंशन मत लो, ये मैं अपने पैसों से ही ऑर्डर करूंगी, पर हाँ अगली बार आपको देने पड़ेंगे। आदिति की इस बात को सुनकर और अरोड़ा फैमिली को अपनी और उसकी बेटी की तरफ घूरते हुए देख राकेश जी अपने थूक को गले से गिटकते हुए अपने मन में बोलते हैं, अरे जिन पैसों का तू अभी बखान कर रही है ना, उन्हीं पैसों को देने वाले मालिक घूर रहे हैं हमें। और अगर इस लड़की ने ये जारी रखा ना, तो आगे वो पैसे के मालिक क्या करेंगे उसका तो मुझे भी नहीं पता। और इतना मन में बोलकर वो आदिति को फिर से कुहनी मारते हैं। और इस बार आदिति अपने पापा से चिढ़ते हुए अपना सर उठाकर अपने पापा की ओर देखती है, जिस पर उसके पापा सामने अरोड़ा फैमिली की तरफ इशारा करते हैं। और उनको देखकर आदिति को पता चल जाता है कि उससे अभी क्या गलती हुई है। और इसका एहसास होते ही आदिति उनको देखकर अपने लाल हुए गालों के साथ हंसने लगती है, हे। और इतना बोलकर वो अपने पापा के पीछे छुप जाती है। उसके इस रिएक्शन पर अरोड़ा फैमिली बस ना में अपनी गर्दन हिला देती है और फिर दोनों विक्रम और राहुल के आने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उस कमरे का गेट दोबारा खुलता है और गेट के खुलते राहुल पूरे भीगे कपड़ों और भीगे चेहरे के साथ विक्रम के साथ एंटर होता है और सामने सोफे को देखते ही उस पर जाकर पसर जाता है और जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ विक्रम आराम से जिस हालत में गया था उसी हालत में वापस आया था, पर बस अभी उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वहीं राहुल की इस हालत को देखकर कमरे के सभी लोग शॉकड थे और राहुल को इस तरह देखकर रजनी जी, आदिति और रूही राहुल के पास जाकर उसे संभालती हैं और उसे बैठने में मदद करती हैं। और रूही राहुल को एक ग्लास पानी देती है। पानी पीकर राहुल थोड़ा शांत होता है। राहुल को शांत होता देख अर्जुन जी विक्रम की तरफ एक बार सीरियसली देखते हैं और फिर राहुल की तरफ देखकर उससे पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जिस पर राहुल बोलता है, जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे ज्यादा पसीना आया है। राहुल की बात को सुनकर अर्जुन जी राहुल से पूछते हैं, बेटा तुम्हें इतना पसीना क्यों आया? बल्कि विक्रम को बिल्कुल भी नहीं आया। इस बात को सुनकर विक्रम बोलता है, सर मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हुआ। असल में जब अभी विक्रम कुछ आगे बोल पाता कि राहुल लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, पापा आई वो ना हाँ, कार में मेरी सीट का एसी खराब हो गया था, इसलिए मुझे इतना पसीना आया। चैप्टर 37 ड्राइविंग टेस्ट #2। अब तक अर्जुन जी राहुल की इस हालत को देखकर उससे उसकी चिंता करते हुए पूछते हैं, बेटा ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? और इतना बोलकर वो विक्रम की तरफ एक नजर डालते हैं जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में था। अर्जुन जी को अपनी तरफ देखते हुए देख विक्रम को लगता है कि ये सवाल उसके लिए भी है, जिसके कारण वो अर्जुन जी से उनके सवाल का जवाब देते हुए उनसे बोलता है, सर मैं बताता हूँ कि राहुल सर की हालत ऐसी कैसे हो गई। वो असल में अभी विक्रम ने इतना ही बोला था कि राहुल विक्रम को बीच में ही टोकते हुए बोलता है, पापा वो हाँ, मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि कार में मेरी सीट का ऐसी काम नहीं कर रहा था। और उसके इस बचकाने बहाने को सुनकर कमरे के सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अब आगे अभी अपने घर वालों की तरह राहुल को खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा बचकाना बहाना भी दे सकता है।
जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है, और इस चीज का एहसास होते ही वो शर्म के मारे इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र वही आराम से खड़े विक्रम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसको याद करने लगता है। अभी अपने घर वालों की तरह राहुल को खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा बचकाना बहाना भी दे सकता है, जिस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन है, और इस चीज का एहसास होते ही वो शर्म के मारे इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र वही आराम से खड़े विक्रम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसको याद करने लगता है। ड्राइव इन टेस्ट। लगभग 40 मिनट पहले विक्रम और राहुल दोनों ही अर्जुन जी के केबिन से बाहर निकल जाते हैं और राहुल विक्रम के आगे आगे फुल कॉन्फिडेंस में चलने लगता है और अपने मन में खुद से बोलता है, इस विक्रम को तो मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुड़कर ये दोबारा कभी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़ने से भी डरेगा, और जिससे मेरी बहन को इससे छुटकारा मिल जाएगा और बाद में मुझे उनसे रेस में जाने की परमिशन मिल जाएगी। व्हाट अ जीनियस प्लान। राहुल तू तो बहुत स्मार्ट निकला। पार्किंग में आते ही विक्रम अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और कार के पास पहुंचकर राहुल की तरफ देखते हुए उसके लिए अपनी कार का पीछे वाला गेट ओपन कर देता है ताकि राहुल उसकी कार में आकर बैठ जाए। विक्रम के इशारे को देखकर राहुल पहले तो कार को देखता है और फिर अपने आप को और नाक सिकुड़ते हुए वो विक्रम से बोलता है, मैं और इस कार में अभी इतने भी अच्छे दिन नहीं आए हैं इस कार के कि मैं राहुल अरोड़ा इसमें बैठूं। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर इस पुरानी मॉडल की कार में मैं क्या मेरी दीदी भी नहीं बैठेगी, और नौकरी मिलने के बाद मन में जो तुम्हें पक्का नहीं मिलेगी, तुम भी इस तरह की कार को दोबारा नहीं चलाओगे क्योंकि तुम्हें हमारे लिए हमारी लेटेस्ट कार्स चलानी होंगी, ना कि अपनी इस जैसी पुरानी मॉडल की कार, इसलिए मैं तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट भी लेटेस्ट कार से ही लूंगा। इतना बोलकर राहुल अपनी उंगली से इशारा अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ करता है और बोलता है, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, मैं तुम्हारा टेस्ट अपनी इस स्पोर्ट्स कार में लूंगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो अगर तुम्हें ये कार नहीं चलानी आती है तो हम अभी भी पीछे हट सकते हैं, पर अगर कार में बैठकर तुमने इसे चलाते चलाते ठोका तो तुम्हें ही इसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्या तुम इसको अफोर्ड भी कर पाओगे? राहुल की इन सब बातों को विक्रम चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था और आखिरी में राहुल की पैसों वाली बात को सुनकर उसका मुंह बन जाता है और वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करते हुए वो राहुल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं राहुल अपनी बात को बोलकर और विक्रम को अपनी तरफ बढ़ते देख सोचने लगता है इसकी तो पैसे देने के नाम को सुनकर ही हिम्मत टूट गई है। देखो कैसे मना करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। वाह रूही दीदी का ये काम तो काफी आसानी से हो जाएगा। वहीं राहुल की सोच से बिल्कुल अलग विक्रम राहुल के पास आता तो सही है, पर उसे मना करने नहीं बल्कि उससे कार की चाबी मांगने के लिए, और उसको कार की चाबी मांगता देख राहुल के चेहरे पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं और वो अपने मन में खुद से बोलता है, अरे ये विक्रम अपनी स्क्रिप्ट से अलग क्यों काम कर रहा है। इसे तो पैसे देने के नाम से ही डर कर इस काम के लिए मना कर देना चाहिए था, पर ये तो मुझसे मेरी कार की चाबी मांग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इस कन्फ्यूजन के बावजूद भी राहुल विक्रम को अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी दे देता है। असल में ये राहुल को भी देखना था कि विक्रम आखिर उससे चाबी को लेकर करता क्या है, पर उसकी सारी एक्साइटमेंट तो तब गायब हो जाती है जब वो विक्रम को कार के अंदर बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए देखता है, और फिर वो भी जल्दी से जाकर विक्रम के बगल में जाकर बैठ जाता है और कार के गेट को बंद करते हुए विक्रम से बोलता है, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास तो है ना कि तुम इस कार को सही से ड्राइव कर लोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाए और कार को कुछ भी हुआ तो तुम्हें बाद में मुझे पैसे देने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये कार बहुत महंगी है। राहुल के मुंह से बार बार पैसे की बात को सुनकर विक्रम का मुंह बन जाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, छोटे साले साहब को भी ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं कार सही से चला पाऊंगा। देखो पैसों को लेकर कैसे पीछे पड़े हुए हैं। चलो ज्यादा नहीं, मैं कम से कम एक श्रेय का आसरा तो इन्हें दे ही सकता हूँ। और इतना सोचकर विक्रम अपनी जेब से अपनी चेकबुक निकालकर 10 लाख का चेक साइन करके राहुल को दे देता है, जिसे लेकर और उसकी अमाउंट को पढ़कर राहुल को समझ आ जाता है कि विक्रम उसे सीधा सीधा चुप होने को बोल रहा है, और इसके बाद राहुल बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता है। अब आखिर राहुल समझदार है। रिडल्स। राहुल को चुप होता देख विक्रम संतुष्टि में अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और राहुल को सीट बेल्ट लगाने का बोलकर बिल्कुल धीरे धीरे स्पोर्ट्स कार को कंपनी से बाहर निकालकर बाहर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण कार को धीरे धीरे चलाने लगता है। वहीं पहले तो राहुल विक्रम को ऐसे तरीके से कार स्टार्ट करके उसे सेफली पार्किंग से बाहर निकालने के कारण विक्रम से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि विक्रम कार स्टार्ट करके उसे पार्किंग से भी नहीं निकाल पाएगा। पर बाद में विक्रम को ऐसे धीरे धीरे कार चलाता देख राहुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वैसे राहुल ने अभी बाहर के ज्यादा ट्रैफिक पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका सारा ध्यान विक्रम पर था कि वो कार को कैसे चला रहा है। कोष्टक। उसी फ्रस्ट्रेशन में राहुल विक्रम से चिढ़ते हुए बोलता है,
ऐसे चलाते हैं क्या कार इतनी धीरे, और ये तो स्पोर्ट्स कार है। ये और भी ज्यादा बुरा है। अगर तुम इसी स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो तुम मेरी दीदी के ड्राइवर कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर तुम बने तो दीदी आज की मीटिंग में कल पहुंचेगी। राहुल की ये धीरे और रूही वाली बात सीधे विक्रम के ईगो पर जाकर लगती है और वो उस कार को अचानक से वही रास्ते के साइड में रोक देता है, जिससे राहुल भी काफी हैरान था। कार को रोकने के बाद विक्रम राहुल की तरफ झुककर उसकी सीट की सभी सीट बेल्ट्स को टाइटली राहुल से बांध देता है, जिससे राहुल खुद तो किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता था। और विक्रम की इस हरकत से राहुल काफी हैरान था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और विक्रम को उसकी मन की करने देता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल को अच्छे से सीट बेल्ट लगाने के बाद विक्रम अपने सर को हाँ में हिलाता है और नीचे झुककर कुछ ऐसा करता है जिससे राहुल की आंखें लगभग बाहर ही निकलने को हो जाती हैं। राहुल उसे ये करने से रोकना तो चाहता था, पर सीट बेल्ट के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता था। नीचे अपना काम खत्म करने के बाद विक्रम कार के डैशबोर्ड और एक काली रंग की चीज रख देता है, और ये कुछ और नहीं था बल्कि कार की ब्रेकर्स थी, जो सोहांश ने कार से अलग करके राहुल की आंखों के सामने रख देता है। और इस चीज को देखकर राहुल घबराते हुए अपने गले के थूक को अंदर गटकता है। ब्रेकर्स को रखने के बाद विक्रम एक स्माइल के साथ बिना गियर डाले कार की रेस को बढ़ाना शुरू करता है और अपनी आंखों में आग लिए अपने मन में खुद से बोलता है, साले साहब को मेरी स्पीड देखनी थी ना, अब मैं इनकी विश को कैसे अधूरा छोड़ सकता हूँ, अब देखो मेरी स्पीड साले साहब। वहीं विक्रम को बिना ब्रेक वाली स्पोर्ट्स कार की रेस को बढ़ाते देख राहुल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी पीठ और सर पर पसीने की बूंदें आने लग गई थी। पर अब खुद एक रेसर होते हुए राहुल विक्रम के सामने अपनी घबराहट और डर को नहीं दिखा सकता था। आखिरकार ये उसकी और अरोड़ा फैमिली की इज्जत का सवाल था। और वहीं दूसरी तरफ अपने साले साहब को बिल्कुल भी ना घबराते देख विक्रम के दिल में राहुल की इज्जत और भी बढ़ जाती है और वो राहुल से इम्प्रेस हो जाता है। चैप्टर 38 ड्राइविंग टेस्ट #3। अभी तक आपने जाना कि कैसे राहुल के बार बार विक्रम की स्पीड को लेकर ताना मारने की वजह से विक्रम उस स्पोर्ट्स कार की ब्रेकर्स कार से अलग करके राहुल के सामने रख देता है, जिस पर राहुल सीट बेल्ट से बंधे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर विक्रम उस कार की रेस को बिना गियर में डाले बढ़ाने लगता है, जिससे राहुल की पीठ पर और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। अब आगे राहुल को ना डरते देख विक्रम के दिल में राहुल के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। पर गियर डालने से पहले विक्रम राहुल की तरफ देखते हुए बोलता है, सर क्या अगर मैं कार को आपके हिसाब से स्पीड में अच्छे से चलाऊंगा तो आप मुझे अपने टेस्ट में पास कर देंगे ना? विक्रम की बात को राहुल अपने डर को छुपाते हुए शान से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ध्यान रहे कार स्पीड में होनी चाहिए, तभी मुझे कुछ मजा आएगा। और ये जो तुमने कार के ब्रेकर्स को निकाल दिया है तो ध्यान से चलाना, मेरी कार को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें ही इसके सारे पैसे। अभी राहुल ने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि वो देखता है कि विक्रम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी हाथ की तरफ देखता है, जिसमें उसने विक्रम का दिया हुआ चेक पकड़ा हुआ था, जिसका मतलब समझकर राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। विक्रम की बात को राहुल अपने डर को छुपाते हुए शान से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ध्यान रहे कार स्पीड में होनी चाहिए, तभी मुझे कुछ मजा आएगा। और ये जो तुमने कार के ब्रेकर्स को निकाल दिया है तो ध्यान से चलाना, मेरी कार को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें ही इसके सारे पैसे। अभी राहुल ने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि वो देखता है कि विक्रम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी हाथ की तरफ देखता है, जिसमें उसने विक्रम का दिया हुआ चेक पकड़ा हुआ था, जिसका मतलब समझकर राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राहुल कार की ब्रेकर्स के निकलने के बाद भी सिर्फ कार के डैमेज के बारे में चिंता कर रहा है, अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपनी की ये स्पोर्ट्स कार है ना, उस कंपनी को अर्जुन जी के स्पेशल ऑर्डर्स मिले थे राहुल की कार बनाते वक्त, जिसके कारण ये कार अब इतनी ज्यादा सेफ हो चुकी थी कि अगर इस कार को हाई स्पीड ट्रेन भी टक्कर मार दे तो भले ही कार का कबाड़ा हो जाएगा, पर इस कार का सेफ्टी मैकेनिज्म अंदर बैठे व्यक्ति को कुछ भी नहीं होने देगा। इस वजह से ही राहुल अपनी सेफ्टी को लेकर बिल्कुल रिलैक्स था। राहुल को चुप होता देख विक्रम अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और उसी तेज रेस के साथ कार का पहला गियर डाल देता है, जिससे कार एक झटके के साथ आगे बढ़ती है और कुछ चंद सेकंडों में ही 100 की स्पीड पकड़ लेती है और अभी भी स्पीड बढ़ती जा रही होती है। और कार की बढ़ती स्पीड के साथ साथ राहुल की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। असल में उसकी धड़कनें कार की बढ़ती हुई स्पीड के कारण नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वो भी अक्सर इसी स्पीड में अपनी कार को चलाता था, बल्कि थोड़ी दूर पर सामने भीड़ वाले इलाके के पास आने से बढ़ रही थी। भले ही कार में उनको पूरी सुरक्षा थी, पर ये वाली बात बाहर के लोगों के लिए नहीं कही जा सकती थी। और बेचारे को अब बाहर की भीड़ का पता चल रहा था और उसे अब समझ आ रहा था कि विक्रम कार को पहले इतनी धीरे क्यों चला रहा था, और उसे अब अपनी कही हुई बात का अफसोस हो रहा था, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। विक्रम भीड़ को देखने के बाद भी घबराकर अपनी कार की स्पीड को कम नहीं करता, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है और वो बिना डरे उस भीड़ में घुस जाता है और लगातार स्पीड बढ़ाते हुए दूसरी कारों को पीछे छोड़ते जा रहा था।
सभी के सभी ओवरटेक बिल्कुल दूसरी गाड़ियों को लगभग छूते हुए लिए गए थे, पर विक्रम के चेहरे पर उस स्माइल को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने ऐसा राहुल को इम्प्रेस करने के लिए किया था, पर इस वक्त राहुल इससे इम्प्रेस होने की हालत में नहीं था। वो बेचारा तो अपने मुंह में बार बार भगवान का नाम जप रहा था। उसे इस चीज से काफी डर लग रहा था, क्योंकि इस वक्त माना उसकी जान खतरे में नहीं थी पर दूसरों की तो थी, और वो अपने मन में बोलता है, बस भगवान सिर्फ एक बार बस मुझे सुरक्षित वापस कंपनी पहुंचा दो, मजाल है मुड़कर दोबारा मैं इसकी कार चलाते वक्त उस कार में बैठ जाऊं। अरे हमने भी चलाई है कार स्पीड में, पर वो ट्रैक की खुली जगह में, ना कि ऐसे शहर में। अभी तो इतनी लंबी फेंकने के बाद और अपनी इज्जत के खातिर मैं इससे ये भी नहीं बोल सकता कि कार को धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अभी विक्रम कुछ देर ऐसे ही दूसरी कारों को बड़े डेंजरसली ओवरटेक कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सामने से जा रहे दो बड़े ट्रकों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है, और विक्रम की इस स्माइल और ट्रक को राहुल भी देख लेता है। वो कभी आंखें झपकाते हुए विक्रम को देखे तो कभी ट्रकों को। अभी वो ये देखना चाहता था कि विक्रम अब आखिर करेगा तो करेगा क्या, क्योंकि अब उन ट्रकों की वजह से आगे की पूरी रोड ब्लॉक हो रखी थी और जिसकी वजह से उनको ओवरटेक करना लगभग नामुमकिन था। पर इस चीज को देखकर विक्रम के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट के भाव नहीं आते, बल्कि उसके चेहरे की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो कार की स्पीड को भी बढ़ा लेता है, जिसे देखकर राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये विक्रम पागल वागल हो गया है क्या, खुद थूक कर मार खाएगा, साथ में मुझे भी खिलाएगा। ये माँ किसको पकड़ कर ले आई है, बचाओ आए। अभी विक्रम की कार उन ट्रकों से टकराने ही वाली थी कि वो ट्रक्स आगे से लेफ्ट मुड़ जाते हैं और उनकी कार आगे को निकल जाती है, जिसको देखकर राहुल चैन की सांस लेता है और अपने माथे के पसीने को साफ करता है और विक्रम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या, अभी हमारी कार ठुक जाती तो क्या होता, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या, और तुम कार की स्पीड को धीरे करने के बजाय और तेज क्यों कर रहे थे। राहुल की डांट को सुनकर बिना ज्यादा कुछ रिएक्ट किए विक्रम बोलता है, मुझे पता था कि वो ट्रक उधर मुड़ने वाले हैं, और मुझे इसलिए पता था क्योंकि उनके ट्रक के पीछे उनकी दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था, जो वही लेफ्ट साइड में था, और वो कब मुड़ने वाले थे ये मैंने उनकी कम होती हुई स्पीड को देखकर अंदाजा लगा लिया था, वरना मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ कि कार सीधा ट्रक में ठोक दूँ। साले साहब, मेरा मतलब सर आपको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपके आगे वाली गाड़ी बिना कुछ इंडिकेट किए मुड़ जाएगी तो आप सामने से आ रहे इंसान से टकरा सकते हो। विक्रम के मुंह से सॉरी सुनने की जगह उल्टा लेक्चर सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है। 39 ड्राइविंग टेस्ट #4 यमराज से मिलने की तैयारी। चैप्टर 39 ड्राइविंग टेस्ट #4 यमराज से मिलने की तैयारी। विक्रम के मुंह से सॉरी सुनने की जगह लेक्चर सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो विक्रम को आगे कुछ भी नहीं बोलता और सामने देखने लगता है। राहुल से कोई जवाब ना मिलते देख विक्रम अपने मन में बोलता है, अब ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा, छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो इसको इम्प्रेस करना है, ताकि ये मुझे इस ड्राइविंग टेस्ट में पास कर दे। चल बेटा विक्रम, तू भी अब साले साहब को अपनी असली स्किल्स दिखा दे। और इतना सोचकर विक्रम अपनी कार की स्पीड को और भी तेज कर देता है और एक एक करके सभी कार्स को फिर से बिल्कुल उनके बगल से ओवरटेक करने लगता है, और हर कार की सक्सेसफुली ओवरटेक पर राहुल अपने मन में भगवान को शुक्रिया करता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी स्किल्स को दिखाने के बाद भी जब विक्रम राहुल के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनता है, तो वो अपने मन में बोलता है, अरे विक्रम जी कितनी घटिया ड्राइविंग कर रहा है तू, देख तुझसे इम्प्रेस होना तो छोड़, साले साहब मेरा मतलब राहुल सर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, कुछ तो कर, कुछ अलग और शानदार। अभी विक्रम ये कार चलाते हुए सोच ही रहा था कि वो आगे राहुल को इम्प्रेस करने के लिए क्या करे कि तभी उसकी नज़र रोड की साइड पर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर ये साफ साफ लिखा था कि आगे से लेफ्ट साइड को एक बिग रिवर ब्रिज को बनाने का काम चल रहा है। और उस बोर्ड को पढ़ते ही विक्रम की आंखें चमक जाती हैं और वो आगे से कार लेफ्ट को मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी स्किल्स को दिखाने के बाद भी जब विक्रम राहुल के मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनता है, तो वो अपने मन में बोलता है, अरे विक्रम जी कितनी घटिया ड्राइविंग कर रहा है तू, देख तुझसे इम्प्रेस होना तो छोड़, साले साहब मेरा मतलब राहुल सर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, कुछ तो कर, कुछ अलग और शानदार। अभी विक्रम ये कार चलाते हुए सोच ही रहा था कि वो आगे राहुल को इम्प्रेस करने के लिए क्या करे कि तभी उसकी नज़र रोड की साइड पर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर यह साफ साफ लिखा था कि आगे से लेफ्ट साइड को एक बिग रिवर ब्रिज को बनाने का काम चल रहा है। और उस बोर्ड को पढ़ते ही विक्रम की आंखें चमक जाती हैं और वो आगे से कार लेफ्ट को मोड़ लेता है। वहीं राहुल की नज़र अभी तक उस बोर्ड पर नहीं पड़ी थी, पर जब वो विक्रम को कार लेफ्ट साइड पर मुड़ता हुआ देखता है तो उसे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होती है कि विक्रम ने कार लेफ्ट क्यों मोड़ ली, क्योंकि उन्हें तो आगे से राइट मुड़ना था। और तब उसे लगता है कि विक्रम शायद रास्ता भूल गया है, और जैसे ही राहुल विक्रम को सही रास्ता बताने जा रहा होता है, तभी उसे सामने डेंजर साइन वाला बोर्ड दिखाई देता है और फिर उसकी नज़र विक्रम की स्माइल पर जाती,
जिसको देखकर वो घबराहट के मारे अपने गले के थूक को वापस अंदर को गटक लेता है और वो अपने मन में बोलता है, मम्मा आपको मुझसे ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो आपने मुझे इस दानव के साथ भेज दिया। देखो कैसे मुझे बिना वजह डरा डरा कर पल पल मार रहा है। अब देखो ये आगे क्या करता है। राम 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 राम। और इतना सोचकर वो बिना फेस पर कोई एक्सप्रेशन ना लाते हुए अपने मन में भगवान का नाम जपने लगता है। राहुल के चेहरे पर अभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को ना देखकर विक्रम कार की स्पीड को और तेज कर देता है और थोड़ी दूर और कार के चलते ही दोनों को अभी बन रहे पुल का डेड एंड सामने दिखने लगता है, जिसे देखकर राहुल के मन में एक ही सवाल आता है, क्या क्या ये कार वाटरप्रूफ तो है ना। हाँ यार बताओ, अब इतनी महंगी और सेफ्टी इक्विपमेंट से लेस कार वाटरप्रूफ नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये बोलकर राहुल अपने आप को सांत्वना देने लगता है। वही विक्रम इस चीज को देखकर अपने मन में सोचता है, यही मेरा आखिरी मौका है राहुल को इम्प्रेस करके ये जॉब पाने का, मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। और इतना सोचकर विक्रम अपने स्टीयरिंग व्हील पर से अपने हाथों को छोड़ देता है और रुमाल से अपनी आंखों को बांधने लगता है। इस चीज को देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, ए पागल इंसान, तुझे यमराज से मिलने का अगर इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अकेले जाकर मिलना, मुझे क्यों अपने साथ यमराज का गेस्ट बनाने पर तुला हुआ है। मुझे इस उम्र में उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो अब इतने डर के झटकों के बाद ये भी याद नहीं है कि मैं इसके साथ कार में क्या ही करने को बैठा था, कौन सी मनहूस घड़ी और कारण था वो। पर अपनी इज्जत के चलते राहुल बस फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बिना विक्रम की तरफ देखे उससे बोलता है, बस ध्यान से चलाना, कार को कुछ नहीं होना चाहिए, मन में, और मुझे भी। राहुल की बात को सुनकर विक्रम अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है और रुमाल को अच्छी तरह अपनी आंखों पर बांध लेता है और कार को उसी स्पीड में आगे बढ़ाने लगता है। अभी इस पुल पर लकीली कोई भी वर्कर नहीं था, वरना अगर होता तो बाकी आप खुद समझदार कि एक अंधा ड्राइवर क्या कर सकता है। हाँ। पर ये सब उन ड्राइवर्स के लिए जो विक्रम नहीं है, क्योंकि विक्रम खो नो स्पॉयलर्स। कोष्टक। हर बीतते पल के साथ राहुल की धड़कनें तेज होने लगती है और अभी बेचारे राहुल को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने अभी तक अपनी आखिरी विल क्यों नहीं लिखी थी। और इस वक्त जैसे जैसे विक्रम की कार पुल के आखिर की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माहौल में शांति भी बढ़ती जा रही थी, जैसे कुदरत भी देखना चाह रही हो कि आगे क्या होने वाला है। राहुल का पूरा ध्यान सामने की तरफ था और जैसे ही कार बिल्कुल एंड पर पहुंचकर आगे डेंजर के बोर्ड से टकराकर नीचे नदी में गिरने वाली थी कि तभी विक्रम झट से कार को पूरा 180 डिग्री घुमा देता है, मतलब स्टीयरिंग व्हील घुमा कर कार के आगे वाले हिस्से को पीछे कर देना और पीछे वाले हिस्से को आगे कर देना। और इस वजह से कार का पीछे वाला हिस्सा उस डेंजर के बोर्ड से टच हो जाता है और कार की स्पीड की फोर्स की वजह से वो बोर्ड सीधा उठकर नदी में जाकर गिरता है। और विक्रम के बिल्कुल एज पर कार को घुमाते वक्त राहुल की चीख लगभग निकल ही गई थी और इस वक्त तक बेचारा राहुल पूरी तरीके से पसीने से नहा चुका था, बेचारे के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। कार को घुमाने के बाद विक्रम कार को दोबारा स्पीड में चलाते हुए उस एरिया से कार को बाहर की तरफ निकालने लगता है और फिर एक हाथ से रुमाल को निकालने लगता है और जब वो रुमाल को निकालता है तो उस पर सूरज की कुछ रोशनी पड़ती है, जिससे उस रुमाल में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। और इस चीज पर राहुल का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि वो बेचारा तो इस वक्त भगवान को थैंक यू बोलने में बिजी था और जिस वजह से उसके चेहरे पर काफी रिलैक्स एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल के एक्सप्रेशन को देखकर अपनी आखिरी कोशिश को भी नाकाम होते देख विक्रम अपना हाथ जोर से कार के हॉर्न पर मारता है और कार की स्टीयरिंग व्हील के नीचे के बटन को दबाकर विक्रम कार को रुकने के लिए वो इस कमांड देता है, जिससे कार रुक जाती है। और इसको देखकर राहुल का मुंह दोबारा खुल जाता है और वो अपने आप से मन में बोलता है, क्या इस कार में वॉइस कमांड सिस्टम भी है? मुझे ये बात आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताई थी? और ये बात इसको पहले से ही पता थी, इसलिए तो ये इतना बेफिक्र होकर बिना ब्रेकर्स के गाड़ी चला रहा था। आए। वहीं फिर विक्रम ब्रेकर्स को दोबारा कार में असेंबल करके राहुल की तरफ देखकर बोलता है, सर मैं आपको इस ड्राइविंग टेस्ट में बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाया, शायद मैं आपकी बहन का ड्राइवर बनने के लिए काबिल नहीं हूँ। विक्रम की बात को सुनकर राहुल को याद आता है और वो अपने मन में बोलता है, अरे हाँ सच में तो इसका ड्राइविंग टेस्ट ले रहा था, मैं ये तो डर की वजह से भूल ही गया था। अभी ये याद आते ही वो विक्रम को कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि विक्रम उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसे बिल्कुल अभी हार नहीं मान सकता, रजनी मैडम ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, सर मैं एक बार दोबारा और ट्राई करना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो कार को दोबारा स्टार्ट कर लेता है। विक्रम की इस बात को सुनकर राहुल की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या फिर से? नहीं। चैप्टर 40 ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट रैंकिंग से पास। चैप्टर 40 ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट रैंकिंग से पास।
विक्रम की इस बात को सुनने के बाद कि वो अभी उसको बिठाकर दोबारा ड्राइव करना चाहता है और उसको दोबारा कार स्टार्ट करते देख राहुल विक्रम से मन में पैनिक करते हुए और बाहर से बिना अपने इमोशंस को दिखाए सीरियस फेस के साथ बोलता है, वैसे देखा जाए तो तुम्हारी ड्राइविंग इतनी भी कुछ खास नहीं थी। मेरी नज़रों में तो ये काफ़ी नॉर्मल लेवल की ड्राइविंग थी, पर मेरी दीदी की वक्त की नज़ाकत और तुम्हारी ज़रूरत को देखते हुए तुम्हारी इस लेवल की ड्राइविंग होने पर भी मैं तुम्हें इस टेस्ट में पास करता हूँ और अब कार सीधा आराम से ऑफिस ले चलो। राहुल की बात को सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और राहुल की तरफ उसका शुक्रगुजार होते हुए उससे बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको नहीं पता सर ये जॉब मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं अब आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा और ड्राइविंग में अपना बेस्ट दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कार को आराम से चलाते हुए ऑफिस की तरफ मोड़ लेता है। विक्रम की बात को सुनकर राहुल एक गहरी और चैन की सांस छोड़ते हुए अपने मन में बोलता है, फियू, शुक्र है भगवान का, अब मुझे उस टॉर्चर को और नहीं सहना पड़ेगा। पर एक बात है, विक्रम मुझसे ज़्यादा अच्छे से कार चला, एक्सक्यूज मी उड़ाता है। देखो इतने खतरनाक टर्नर्स और इतने क्लोजली ओवरटेक करने पर भी विक्रम के हाथ बिल्कुल नहीं काम पे। चलो अच्छा, मेरी दीदी को इससे अच्छा ड्राइवर कहीं नहीं मिल सकता है, और सॉरी दीदी, पर ये मैं आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कुछ देर बाद विक्रम कार को लेकर जीवंत कंपनी के बाहर पहुंच जाता है। कंपनी पहुंचते ही राहुल कार से उतर जाता है और तेज कदमों के साथ कंपनी के अंदर जाने लगता है। वहीं विक्रम भी कार से उतरकर कार की चाबी सिक्योरिटी गार्ड को कार पार्किंग में लगाने के लिए देकर वो भी राहुल के पीछे जाने लगता है। पर उसके पीछे चलते हुए विक्रम देखता है कि राहुल की टी शर्ट पसीने से पूरी भीगी हुई थी, जिसको देखकर पहले तो विक्रम कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ, पर फिर उसे इस चीज़ का कारण समझ आ जाता है और ये समझाते ही उसका मुंह बन जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मेरे लेवल का नहीं माय फुट, ये साले साहब को तो मेरी ड्राइविंग से इतना डर लग रहा था कि आग की ठंडी हवा में भी पसीने से टी शर्ट इतनी गीली कर ली तो, और बाहर से मेरे सामने कितना स्ट्रिक्ट बन रहे थे। मुझ बेचारे को तो अपनी ड्राइविंग पर शक होने लग गया था। राहुल के इस जवाब की उसकी टी शर्ट कार में उसकी सीट का ऐक ना चलने के कारण इतनी भीग गई है को सुनकर सबके चेहरे पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, जैसे राहुल से कह रहे हो, दोबारा बोलना, तुमने क्या बोला, हमें इस बात को प्रोसेस करने थोड़ा टाइम लगेगा। उनके इस रिएक्शन को देखकर राहुल अपने सर को इधर उधर घुमाने लग जाता है। उस बेचारे को भी अपने इस बकवास बहाने पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर उधर मुंह घुमाते देख उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है, जो अपनी जगह पर खड़े खड़े हल्के हल्के सीटी बजा रहा होता है, और ये देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में लगभग रोते हुए बोलता है, मम्मा देखो देखो, इस आदमी को, एक बच्चे के नाजुक दिल को बार बार डराने के बाद भी कितने आराम से खड़े होकर सीटियां बजा रहा है। अपने भाई की अनाप शनाप बातों को सुनकर रूही अपनी गर्दन को ना में हिलाती है और आगे बढ़कर राहुल के हाथ को पकड़ते हुए उसके पास सोफे पर बैठते हुए बोलती है, राहुल ये सब छोड़, ये बता कि विक्रम क्या तेरे ड्राइविंग टेस्ट में पास हुआ कि नहीं। और ये बोलने के बाद उसकी बहन अपनी आंखों को बिल्कुल पप्पी की तरह क्यूट करके उसको देखने लगती है, जैसे कह रही हो, भाई प्लीज बोल दे कि ये बिल्कुल घटिया ड्राइवर है, इसे अच्छे से कार चलाना नहीं आता। पर इसके उलट राहुल उसकी इन आंखों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है, पापा विक्रम बहुत अच्छा ड्राइवर है, ये कार बहुत अच्छे से चला लेता है, और मुझे ये विश्वास है कि अगर विक्रम दीदी का ड्राइवर बनेगा तो मैं बिल्कुल दीदी की सेफ्टी से निश्चिंत हो जाऊंगा। वहीं राहुल की बात को सुनकर कमरे में विक्रम के सिवाय सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और रजनी जी अपने मन में बोलती है, अरे ये राहुल को क्या हो गया है, ये तो हमेशा अपनी दीदी और पापा की साइड लेता है, पर आज उनके खिलाफ कैसे, क्या ये सब विक्रम की वजह से। और इतना सोचकर वो विक्रम की तरफ देखकर उससे हाथ के इशारे पूछती हैं, ये कैसे हुआ। रजनी जी के सवाल को सुनकर विक्रम भी जवाब में एक स्माइल के साथ कार ड्राइव करने का इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि ये सब उसकी ड्राइविंग के कारण है, और उसके इशारे वाले मतलब को समझते हुए रजनी जी एक स्माइल के साथ उससे इम्प्रेस होती हुई उसे थम्स अप का इशारा करती हैं, जिसके जवाब में विक्रम झुककर उनका धन्यवाद करता है। वहीं अब ये देखकर कि उनके बेटे ने उनकी पार्टी को धोखा दे दिया है और अब आगे कुछ ना कर पाने के कारण वो हार मानते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, फिर अब से डिसाइड हो चुका है कि विक्रम ही रूही का ड्राइवर होगा। ये सुनकर रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये सुनने के बाद उसकी नज़र विक्रम से जा मिलती है, जो इस वक्त उसी को देखकर स्माइल कर रहा था, और उसकी इस स्माइल को देखकर रूही को लगता है कि विक्रम उससे बोल रहा है कि हाँ हाँ हाँ, अब तुम कहाँ जाओगी, आखिर आ ही गई ना मेरे पास। और ये समझते ही वो अपनी नज़रों को झट से विक्रम पर से हटा लेती है और इधर उधर देखने लगती है, और तब उसका ध्यान राहुल पर जाता है, जो उसे इशारे में ऑल द बेस्ट बोल रहा था। और इस चीज़ को देखकर रूही उसे देखकर मुंह फेर लेती है और अपने मन में बोलती है, थू, कैसा छोटा भाई है, एक इतना छोटा सा काम दिया था, वो भी नहीं हुआ, और अब मुझे सांत्वना देने की जगह ऑल द बेस्ट बोल रहा है।
रूही के इस रिएक्शन को देखकर राहुल अपनी गर्दन को नामे हिलाता है और अपने मन में बोलता है, दीदी मानो चाहे ना, पर जब विक्रम ड्राइव करेगा आपके लिए तो आपको मेरे इस ऑल द बेस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर कुछ सोचते हुए अर्जुन जी विक्रम से बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम अपनी तैयारी, दूसरे शहर जाने की तैयारी 2 दिन में कर लो, क्योंकि रूही अगले 2 दिन में ही सिटी जा रही है। और इतना बोलकर उन्हें कुछ याद आता है और वो आगे बोलते हैं, अरे हाँ सच, मैं इतनी जरूरी मीटिंग कैसे भूल सकता हूँ। आजा राहुल, मुझे गुप्ता वेंचर्स में ड्रॉप कर दे, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। अर्जुन जी की ये ड्रॉप करने वाली बात को सुनकर राहुल लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, फिर से कार नहीं आई, और ऐसे चीखने के बाद वो अपने मन में बोलता है, मजाल है, इस रोलर कोस्टर राइड के बाद मैं 1 हफ्ता कार में बैठ भी जाऊं। अर्जुन जी की ये ड्रॉप करने वाली बात को सुनकर राहुल लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, फिर से कार नहीं आई, और ऐसे चीखने के बाद वो अपने मन में बोलता है, मजाल है, इस रोलर कोस्टर राइड के बाद मैं 1 हफ्ता कार में बैठ भी जाऊं। उसके इस तरह चिल्लाने से सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और राहुल ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, ये समझ आते ही विक्रम की हंसी छूट जाती है। उसके इस रिएक्शन को देख अर्जुन जी पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कार के नाम से। जिस पर राहुल ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं पापा, वो विक्रम की ड्राइविंग से बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ और अब इस संतुष्टि के चलते मैं 1 हफ्ता किसी भी कार में नहीं बैठूंगा, वरना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा।